पूरी दुनिया में आतंकियों से निपटने के लिए आज की तारीख में इस एक ड्रिल की बहुत बड़ी अहमियत है। रूम इंटरवेंशन, हाउस इंटरवेंशन, जो भी आप इसे कहें, लेकिन भारतीय सेना के पास जितना इसका प्रैक्टिकल अनुभव है उतना दुनिया की किसी सेना के पास शायद ही हो। शहरी इलाकों में अमूमन आतंकी आम नागरिकों की आड़ में बचने की कोशिश करते हैं। जब वो घरों में घुसकर सुरक्षा बलों पर आक्रमण करते हैं तो आम लोगों की जान पर भी खतरा होता है और सेना के लिए चुनौतियां भी रहती हैं। कोई ऑपरेशन चल रहा है और उसमें कोई मिलिटेंट हमें सरेंडर करना चाहता है तो उसके लिए हम पूरा जो हमारा एफर्ट होता है उसको सरेंडर कराने के लिए वो यही रहता है कि पहले उसकी फैमिली को यूज़ करें, पहले हम उसको अपील करते हैं और अगर वो उसको एक्सेप्ट करता है, हथियार नीचे रखता है तो हम उसको खुले दिल से और पूरे उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। राष्ट्रीय राइफल्स की ट्रेनिंग अलग अलग इलाकों में मौजूद अलग अलग तरह से निर्मित घरों में ऑपरेशन के हिसाब से तैयार की जाती है। इतना ही नहीं, हर सफल या बाधित ऑपरेशन की बारीकियां समझकर उन जानकारियों को ट्रेनिंग में नए सिरे से शामिल भी किया जाता है। कश्मीर में ज्यादातर जो घर है उनका स्ट्रक्चर लगभग सेम रहता है। एक ग्राउंड फ्लोर रहता है जिसमें 3 से 4 कमरे रहते हैं, एक स्टेयरवेल और ऊपर भी उसी तरह का स्ट्रक्चर रहता है एंड सबसे ऊपर रूफ रहता है। तो हम जितना भी जो सबसे मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है उसको हम ऑब्जर्व किया है, जो भी पुराने सोल्जर्स हैं उन्होंने बताया है, उसके हिसाब से हमने एक अपना ट्रेनिंग शेड उसी हिसाब से तैयार किया है। और क्या ये भी है कि जैसे हाइडआउट्स नए तरह के अगर आप लोग देखते हैं तो आपको उसको भी अपनी ट्रेनिंग शेड्यूल में शामिल करते हैं? जी बिल्कुल, जितने नए हाइडआउट्स हमें मिलते हैं उसमें हमेशा कोई ना कोई नई चीज होती है वो, और जो आरआर में है यहाँ पे सोल्जर्स रोटेट होते हैं तो उनको हमें वो चीज के ग्राउंड पे दिखाने के लिए जो नए हाइडआउट्स बस्ट होते हैं उनको भी हमें अपने जो हम शेड्स तैयार करते हैं उसमें इंक्लूड करना पड़ता है। दुनिया भर के देश भारतीय सेना के आतंक निरोधी अनुभव और प्रशिक्षण से सीखने का प्रयास करते हैं। ये सैनिक एक तय प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं जिसमें ये शामिल है कि अगर कोई स्थानीय युवा आतंक के रास्ते पर चल निकला है तो उसे आत्मसमर्पण का मौका दिया जाए। तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। चाहे जिंदरोज खतरे से लास्ट वार्निंग जन सिलेंडर। यहाँ हम आपको राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण भी दिखाते हैं। जब भी एक ऑपरेशन के लिए टीम निकलती है तो जिन चीजों को लेके निकलती है उन चीजों को भी समझिए। सब क्या क्या चीजें हैं? ये BFNA किट है, मतलब कोई भी कैजुअल्टी हो या कुछ हो उसके लिए हम एट ए टाइम जो भी कर सकते हैं वहाँ पे वो करेंगे। और उसके बाद ये ड्रोन है, ये है अपना क्लेम सर्टिफिकेट है, नो क्लेम सर्टिफिकेट। मतलब बड़े हम जिस भी घर में सर्च करते हैं नया जाते हैं उसके बाद वहाँ से उनके साइन लेते हैं। अच्छा। वो इसलिए लेते हैं कि घर में कोई चोरी या कोई नुकसान या कोई कुछ ना हो। हाँ। क्योंकि देखिए, आमतौर पर हम भारतीय सेना का भूमिका देखें तो सिविलियन से इंटरेक्शन उस हिसाब से नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय राइफल्स पहला वो दस्ता उस तरह का समझ लीजिए जिसे सीधे नागरिकों से संवाद करना पड़ता है और इसीलिए किसी भी ऑपरेशन से पहले इस तरह की एक क्लेम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। और सबको ये है कॉर्डन लाइट, मतलब ये रिमोट कॉर्डन लाइट है। जब भी हम इसको जगाते हैं हम इसको रख के बाद में पीछे आके इसको ऑन करते हैं। कोई भी जब भी कहीं फायर हुआ है तो सबसे पहले जो कॉर्डन लाइट जगाता है उसके ऊपर ही फायर हुआ है। अब सब आप वेपन्स के बारे में बताएं कि ये क्या क्या लेकर जाते हैं। ये 5.56 mm LMG है, ये 40 mm MGL है, इसको मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर बोलते हैं। अच्छा। उसके बाद ये 7.62 mm ये AK-47 बोलते हैं, ये भी उसी का मॉडिफिकेशन किया हुआ है। राष्ट्रीय राइफल्स को अगर हम समझने की कोशिश करें तो वो बाकियों से बहुत अलग है और इसके बहुत सारे कारण हो जाते हैं। अव्वल तो ये कि जब एक सैनिक राष्ट्रीय राइफल्स में आता है तो वो उसका अपना फैसला होता है। हम ये थोड़ा अलग से, मतलब एक स्पेशल टास्क फोर्स के तौर पे आरआर बनाई गई है, तो यहाँ पे हम एक लगता है कि भी हम आरआर में हैं, तो अलग सा वो महसूस होता है कि आरआर में है। देश के लिए सेवा करना चाहता हूँ, एकदम जुनून था कि देश के लिए रक्षा करें। वो ये मौका पीस में नहीं मिलता है,
ये मौका यहाँ मिलता है कि सामने दुश्मन के साथ सामने लड़ाई करने का मौका यहाँ मिलता है, इसलिए मैं यहाँ आना चाहता था। दिलचस्प है ये सैनिक और प्रेरित करता है इनका जीवन। सामान्य सुविधाएं, असामान्य चुनौतियां, लेकिन जिंदगी जीना इनसे सीखे कोई। कहते हैं जो साथ रहते हैं वो साथ लड़ते हैं। वैसे तो खेलों में इसका इस्तेमाल होता है इस सेइंग का, लेकिन फौज पर तो ये ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है। हमारे जो सभी योद्धा हैं, जो सभी सैनिक हैं यहाँ पर हैं और हमेशा एक तरह से समझिए एक स्टेट ऑफ रेडीनेस में रहते हैं, हमेशा तत्पर, हमेशा तैयार। आराम मिलता है दिन में कुछ घंटों का? हाँ, कभी कभी मिल जाता है आराम। वैसे तो 24 घंटे हम तैयार ही रहते हैं। मतलब नींद में भी अगर कोई कह दे तो फौरन उस समय? बिल्कुल बिल्कुल, हम 24 घंटे के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं। कभी भी हमारे को कुछ कोई इवेंट आ जाए तो एट ए टाइम रेडी हो जाते हैं। पर ऐसे में एक दूसरे के साथ जो समय बिताते हैं, ऐसा लगता है कभी कभी कि परिवार से ज्यादा बड़ा परिवार ये है? नहीं मैम, इकट्ठे रहते हैं तो बहुत अच्छा है। जब तक टाइम हमारा इकट्ठे निकलता है, जब छुट्टी नहीं जाते हैं तो बहुत अच्छा, एक दूसरे से अच्छा टाइम निकलता है, नहीं ज्यादा। देखिए, सीमित संसाधनों के साथ जो सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था हो सकती है उस तरह की चीजें आप यहाँ पर देखेंगे। लिविंग बैरक्स में आप हमेशा साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ वो दोस्ती भी बनती जाती है, गाढ़ी होती जाती है। बिल्कुल, जैसे मैं हम एक दूसरे परिवार की तरह रहते हैं, हम सभी के साथ। हाँ साहब, मतलब एक दूसरे की फैमिली के बारे में सबको पता होता है। इस तरह हम फैमिली की तरह रहते हैं एक दूसरे के साथ। एक समय था चिट्ठियों का, अभी भी चिट्ठियां लिखी जाती हैं? सब व्हाट्सएप मैसेजेस? मैम अभी तो व्हाट्सएप पे हो जाता है सब कुछ, चिट्ठियां तो पहले होती थी जी। अभी भी कहते नहीं है कभी कभी चिट्ठी लिखो? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। अभी फोन कॉल से हम व्हाट्सएप पे हो जाता है सब हो गया। अब सब ठीक हो गया है यहाँ पर, नेटवर्क वगैरह अच्छा? जी मैम, अभी सब ठीक है। तो ये छोटी सहूलियतें होती हैं, छोटी खुशियां होती हैं जो जिन्हें शायद हम आप महसूस उस तरीके से नहीं कर सकते, बदलाव नहीं देख सकते, लेकिन सब यहाँ पर रहते हुए उन बदलावों को देखते हैं। आप अपने फैमिली से पहले हैं जो फौज में आए हैं? जी मैम, मैं अपनी फैमिली से पहला आई हूँ। अच्छा। जो फौज में है। लेकिन आपको जब इंस्पिरेशन मिलता है कि आप फौज में क्यों आए, आपने क्यों सोचा था कि क्यों आएंगे? हम देश की सेवा करने के लिए आए थे। हाँ। और जो घर वालों ने इतनी मेहनत से पढ़ाया लिखाया, उसके बाद हमने अपने फिजिकल जो फिटनेस से कुछ भी था वो मेहनत करके फौज में आए, देश की सेवा करने के लिए आए। देश की सेवा करने के लिए आपने क्यों सोचा कि फौज ज्वाइन करनी है? जुनून ही ऐसा था, मैं पहले से देखते थे ना फौजियों के, वर्दी भी अच्छी लगती थी, कुछ यही सोच के बस ऐसे दिल में होता है। धीरे धीरे मेहनत की और आगे खुद भी आगे। और राष्ट्रीय राइफल्स? राष्ट्रीय राइफल में आने का तो हमको सपना ही था। अभी हम इधर भी आए हैं और देखें क्या लैब क्या है, जो जिसकी वजह से हम फौज में आए हैं वो हमें राष्ट्रीय राइफल में देखने को मिलता है। आपने क्यों सोचा था आने का फौज में? मैम सबसे पहले तो देखो वर्दी का जुनून ही बहुत था। मेरे फादर जो फौज में थे तो कभी को वो वर्दी डाल के आते थे तो देख के लगता था कि उनको कि मैंने फौज में जाना मैम। तो शुरू से मतलब बचपन से क्रेज ही फौज का था मैम। सबसे वैसे कि फिल्मों में देखते रहते थे कि क्रेज बहुत है सब आर्मी का। अच्छा। हाँ जी। आप लोग आप बताइए, ये रेडीनेस की बात तो हम कर रहे थे कि हमेशा आप लोग तैयार रहते हैं, पर क्या हर कोई तैयार रहता है? लेकिन या कुछ घंटों के लिए आप लोग में से कुछ साथी आराम भी कर सकते हैं? नहीं मैम, ऐसा तो ये है कि जो अपने राष्ट्रीय राइफल में जो बंदा आता है वो 24 घंटे के लिए तैयारी रहता है। उसको ऑर्डर मिलने पे जहाँ पे भेजा जाता है उसी जगह पे चला जाता है। हम सब भाइयों के साथ मिल के रहते हैं तो हमारे को खतरा वैसे नहीं लगता, क्योंकि जब एक की जान है तो सबके जान है। बस अपने काम को, जो काम दिया जाता है उसे पूरा करने का जुनून रहता है, वही एक मकसद मन में रहता है कि अपना टास्क पूरा करना है सब। जी मैम, जो हमें पूरा टास्क मिलता है हम मैडम बखूबी से उसे पूरा करने का हमारा एक ये होता है कि हम पहले जो टास्क मिला वो सबसे पहले पूरा करें। जब भर्ती हुआ था तो उस टाइम भी पहले मम्मी पापा ने काफ़ी गर्व था उनको, और अभी जब भी घर से यहाँ से जाते हैं तो घर पे काफ़ी करते हैं जुनून। ये हर पल चुनौतियों से दो चार होते हैं, हर कदम पर संघर्ष का सामना करते हैं, फिर भी खुलकर जीते हैं जिंदगी। तेरे दिल में सैकड़ों, मैं मरा तेरे ही ऊपर, तू जमाने के लिए। मैं मरा तेरे ही ऊपर, तू जमाने के